हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासमेट्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 7th क्लास की सोशल साइंस टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। यहाँ सबसे पहले कंटेंट देखिए। ये मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंस वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है कि कौन सा पोर्शन ज्योग्राफी का होता है, कौन सा हिस्ट्री का होता है और कौन सा इकोनॉमिक्स का होता है और किसको हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आप उस वीडियो को जाकर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ऑलराइट। और इस बुक में एक कोट दिया हुआ है, वासुदेव कुटुंबकम, दैट मीन्स द होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। पूरी दुनिया एक फैमिली की तरह ही है, चाहे वो डिफरेंट कलर्स का क्यों ना हो, डिफरेंट जेंडर, कास्ट, रिलीजन, कुछ भी हो, हम एक फैमिली की तरह ही हैं। अब शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर से। चैप्टर नंबर 1, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफिकल तो समझ में आ ही रहा होगा नाम से, ज्योग्राफी। कहाँ की ज्योग्राफी? इंडिया की। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन्स अनेकता। हमारा इंडिया ज्योग्राफिकली किस तरीके से डाइवर्स है, ज्योग्राफी के हिसाब से कैसे अनेकता दिखाता है, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक कोट, टू अस बाय इट्स वेरी ज्योग्राफी द कंट्री इंडिया अपीयर्स टू बी क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड दैट इटसेल्फ गिव्स इट अ सर्टेन नेशनल कैरेक्टर। हमारे लिए हमारे देश इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो बाकी सब कंट्रीज से बहुत अलग है और यही हमें नेशनल कैरेक्टर दर्शाती है, यही हमारे लिए एक नेशनल कैरेक्टर है। ये कोट दिया है श्री औरोबिंदो जी ने। ऑलराइट। नेक्स्ट, आप ये पिक्चर देख रहे होंगे। ये पिक्चर देखते ही समझ में आ रही है किसकी है? वाटरफॉल की है। वाटरफॉल कहाँ का है? कर्नाटका का है वाटरफॉल। वाटरफॉल का नाम क्या है? जॉग फॉल्स। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक। अब वाटरफॉल से हम इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं। वाटरफॉल को हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? ये वाटरफॉल ग्रेविटी की वजह से, वाटर क्या होता है, नीचे गिरता है, पानी नीचे आता है। ग्रेविटी की वजह से हम नीचे टरबाइंस लगा देते हैं। टरबाइंस एक पंखे की तरह होते हैं। पानी के फ्लो की वजह से ये टरबाइंस घूमने लग जाते हैं, ऐसे घूमने लग जाते हैं। उसी से हम एक मोटर कनेक्ट कर देते हैं जो हमारी इस एनर्जी को कौन सी एनर्जी में चेंज कर देती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देती है। ये साइंस का कॉन्सेप्ट है, आप साइंस वाली वीडियो में ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे। और इसी से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। और पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नाम में ही क्लियर है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। वाटर से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, उसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट। यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। आगे चलते हैं। हमारे फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट थे राकेश शर्मा 1984 में, जब हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी। उन्होंने एक सवाल पूछा था, इंदिरा गांधी जी ने राकेश शर्मा जी से, कि हमारा भारत स्पेस से कैसा दिखता है। तो राकेश शर्मा जी ने रिप्लाई किया था, सारे जहां से अच्छा। और इसी के ऊपर एक पोएम बनी हुई है, आप लोगों ने ज़्यादातर सुनी ही होगी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर कभी आपने फिज़िकल मैप देखा हो तो आपने देखा होगा किस तरीके से हमारी इंडिया की ज्योग्राफी बहुत अलग है और डिवाइडेड है। अगर आपने फिज़िकल मैप, आपको पता है फिज़िकल मैप क्या होता है, पॉलिटिकल मैप क्या होता है, थीमेटिक मैप, ये सब आप क्लास 6 में पढ़ के रहे होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसकी भी वीडियो इसी चैनल पर है, आप जाकर एक बार देख लीजिएगा। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया में, ठीक। और कहाँ का पार्ट है, कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है? एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। इसको मैं एक बार डायग्राम से, ये आपकी बुक में नहीं दिया है मैप, ये मैंने खुद से इंक्लूड किया है जिससे कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ऑलराइट। हम शुरू की फर्स्ट 10 लार्जेस्ट कंट्रीज़ देखेंगे बाय एरिया।
जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है। ये मैंने मैप इंक्लूड कर दिया है। सबसे पहले नंबर पे आती है रशिया, फिर आती है कनाडा, फिर यूनाइटेड स्टेट्स, फिर आता है चाइना, ऑब्वियसली हमारी नेबरिंग कंट्री 4th नंबर पर। ठीक, 5th नंबर पे आते हैं ब्राज़ील, 6th नंबर पे आते हैं ऑस्ट्रेलिया, 7th ऑब्वियसली इंडिया, अभी हमने पढ़ा था, 8th नंबर पर अर्जेंटीना, 9th नंबर पे कज़ाकिस्तान और 10th नंबर पर अल्जीरिया। ये मैप मैं इसीलिए लेके आई थी जिससे कि आपको ये पता चले कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है वर्ल्ड में। आई होप अब ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ भी हैं, पड़ोसी देश। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार। आप इंडिया का फिजिकल मैप देखिएगा या पॉलिटिकल देख लीजिएगा और वहाँ देखिएगा कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है, हमारी नेबरिंग कंट्री कौन सी कहाँ पर है। ठीक है, ये आपका एक होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट, हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसको हमने 5 रीजन्स में डिवाइड किया है। जोग्राफिकली हमने इसको 5 रीजन में डिवाइड किया है, जिसमें से नंबर 1 पे आते हैं हमारे द माउंटेन जोन, फिर प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंडस, डेजर्ट रीजन, सदर्न पेनिनसुला एंड आइलैंड्स। ये चीज़ें क्या होती हैं, ये हम पूरा का पूरा इस चैप्टर में समझेंगे अच्छे से। नेक्स्ट, सबसे पहली चीज़ हिमालयन माउंटेन्स। ये क्या है? इस तरीके से हमारा इंडिया है, यहाँ हिमालयाज़ हैं। ये एक तरीके से नेचुरल बैरियर का काम करते हैं। नेचुरल बैरियर का मतलब ये इंडिया, यहाँ पर है माउंटेन्स, इधर से जो एकदम ठंडी ठंडी कोल्ड एयर्स, ठंडी हवाएं आती हैं जो बहुत फ्रीजिंग होती हैं, जमा देने वाली होती हैं, ये इनको यहीं रोक लेते हैं, जिसकी वजह से ये इसको क्रॉस करके यहाँ नहीं आ पाती। अगर ये हिमालयाज़ नहीं होते तो ये सारी हवाएं इंडिया में इस तरीके से आती और यहाँ पर एकदम कड़ाके की सर्दी पड़ती। कहाँ पर? प्लेन्स में, प्लेन एरिया में। बट क्योंकि हमारे पास हिमालय है, इस वजह से जो नॉर्थ की आने वाली हवाएं हैं उनको ये रोक देता है। दूसरी चीज़, हिमालय के इस तरफ और हिमालय के इस तरफ हमारा कल्चर भी बहुत अलग है। दोनों तरफ का कल्चर बहुत अलग है। ठीक, ऊपर यहाँ हिमालय हो गए, यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा राजस्थान में थार डेजर्ट, फिर यहाँ आता है हमारा अरेबियन सी, ईस्ट में आता है बे ऑफ बंगाल, यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज़ आ जाती हैं, और नीचे आता है इंडियन ओशियन। ऑलराइट, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। और ये एक तरीके से नेचुरल बाउंड्री की तरह है। ये लैंड बाउंड्री हो गई, यहाँ सी बाउंड्रीज हो गई, ये ऊपर नॉर्थ में एक बाउंड्री का काम करेंगे। तो ये क्या है? एक तरीके से नेचुरल बाउंड्रीज हैं हमारी कंट्री की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम शुरुआत करेंगे हिमालयाज़ से। देखो, एक सैटेलाइट इमेज है ये वाली, ये दोनों एक सैटेलाइट इमेज है, सैटेलाइट से दी गई हैं। यहाँ पे आपको देखेंगे हिमालयाज़ दिखेंगे। सैटेलाइट से हमारे हिमालयाज़ कुछ इस तरीके के दिखते हैं। और सिर्फ हिमालय सिर्फ एक कंट्री में नहीं है कि एक कंट्री में फैला हुआ है, नहीं, सिर्फ हमारे पास नहीं है हिमालयाज़ बाकी कंट्रीज़ में भी है। जैसे कि आपका है नेपाल, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। ऑलराइट, और हिमालय की ऊंचाई इतनी ऊंची है कि वो आसमान को छूते हुए नज़र आते हैं, और इनकी हाइट लगभग 8000 मीटर तक की होती है। इसलिए कभी कभी इनको 8000ers भी बुलाया जाता है। अगर कहीं आपको ये वर्ड देखने को मिल जाए 8000ers, दैट मीन्स ये हिमालयाज़ के लिए ही कहा जा रहा है। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं। आपने गर्मियों में देखा होगा, गर्मियों में क्या होता है कि वहाँ की जो स्नो होती है, बर्फ़, हिमालयाज़ पे बर्फ़ होती है, तो वहाँ की बर्फ़ पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है। ये हिमालयाज़ हैं, सर्दियों में तो इन पे बर्फ़ जमी हुई होती है। गर्मियाँ आते आते ये बर्फ़ मेल्ट हो जाती है, और जब ये मेल्ट होकर ऐसे नीचे आती है तो यहाँ से हमारी निकलती हैं नदियाँ, रिवर्स। एग्ज़ाम्पल
गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, ये सब हमारी हिमालयन रिवर्स हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, अब ये रिवर किस लिए यूज़ होती हैं? ये रिवर्स का पानी पीने के लिए, फार्मिंग के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए और बहुत कामों के लिए हमारे इस्तेमाल आता है। ठीक है, अब एक वर्ड यहाँ लिखा है ट्रिब्यूटरीज, तो मैं आपको बता दूँ ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। ट्रिब्यूटरीज, आपने देखा होगा एक पेड़ होता है, ट्री, उसकी इस तरीके से ब्रांचेस निकली होती हैं, ब्रांचेस में छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, ऐसे ही होता है। तो ऐसी ही रिवर्स होती हैं, एक मेन रिवर होगी, साइड में उससे छोटी छोटी रिवर्स आकर के मिल रही होंगी। ये जो छोटी छोटी रिवर मेन रिवर से आके मिलती हैं ना, इन छोटी रिवर्स को ही बोलते हैं हम ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं हम ट्रिब्यूटरीज। तो आगे से ये वर्ड दिखे तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसका मतलब आता है। नेक्स्ट, हिमालयाज़ को हम वाटर टावर ऑफ एशिया भी बोलते हैं, क्योंकि हिमालय से बहुत नदियाँ निकलती हैं। एशिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि एशिया कॉन्टिनेंट में है। हम कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं? एशिया कॉन्टिनेंट में। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट, हिमालयाज़ हमारे लिए एक धार्मिक भी है। यहाँ बहुत सारे आपको मंदिर भी मिलेंगे, और मॉन्क्स और साधु वगैरह जितने भी होते हैं वो सब यहाँ क्या करने जाते हैं? प्रे करने जाते हैं, मेडिटेशन करने के लिए जाते हैं। तो एक तरीके से ये हिमालयाज़ हमारे लिए एक धार्मिक स्थल की तरह है। ऑलराइट, ये एक बार इसको देख लेते हैं। गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है भागीरथी रिवर। दोबारा बताती हूँ, गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी मैं पहले ही बता चुकी हूँ, भागीरथी रिवर। वो निकलती है गौमुख से। गौमुख का मतलब होता है काउज माउथ, गाय का मुंह। कहाँ पर रहेगी? उत्तराखंड में। किसके किनारे है? गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर का पार्ट है। ठीक है, ये गौमुख की पिक्चर है। गंगोत्री ग्लेशियर है, उसका एक पार्ट है, वहाँ है गौमुख, वहाँ से निकलती है आपकी भागीरथी रिवर। वो भागीरथी रिवर कहाँ आके मिलती है? गंगा में। समझ में आया? और गंगोत्री ग्लेशियर्स क्या हैं? हिमालय के सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं। ये भारतीय हिमालय, इंडियन हिमालयाज़ के सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से एक ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। ऑलराइट, ये भी हमारे लिए धार्मिक है, और यहाँ पर बहुत सारे क्या आते हैं? पिलग्रिम्स आते हैं, तीर्थ करने के लिए लोग आते हैं यहाँ पर। ठीक, और गौमुख बहुत पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है, यहाँ लोग ट्रैकिंग करने के लिए भी आते हैं। तो अगर कभी आप कहीं घूमने जाओ उत्तराखंड वगैरह, तो ये प्लेस आपको याद रहेगी कि हाँ, यहाँ पर क्या चीज़ है, उसकी ज्योग्राफी क्या है, हमें कितना घूमना चाहिए, कहाँ घूमना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो आपको पता ही रहेगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक आता है हाउ द हिमालयाज़ वर फॉर्म्ड एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज़। हमारे हिमालयाज़ किस तरीके से बने हैं, ये पेज मैंने एक अलग से ऐड किया है, जिससे कि मैं आपको समझा सकूं कि हिमालयाज़ कैसे बने। ठीक है, देखो, हमारे हिमालयाज़ की शुरुआत हुई थी गोंडवाना लैंड से। अब ये गोंडवाना क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें ये चीज़ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7th क्लास में इतना डीप नहीं आता है। आपको सिर्फ एक गोंडवाना लैंड बताने के लिए मुझे ये सब पढ़ाना पड़ रहा है। ओके, ऑल राइट। पहले क्या था, हम 250 मिलियन ईयर्स एगो हमारी अर्थ इस तरीके की थी। अब आपको देखने के लिए मिलता है अलग अलग हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। इस वक्त मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, प्रेजेंट में आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। बट पहले क्या होता था, मैं बहुत पहले की बात कर रही हूँ, 250 मिलियन ईयर्स एगो, समझ रहे हो? तो तब सब एक ही लैंड था, पूरी ज़मीन एक साथ इकट्ठी थी। मतलब ज़मीन एक तरफ, ये अर्थ है, यहाँ पर एक तरफ बीच में एक लैंड, और चारों तरफ उसके
पानी था। ठीक है, ये लैंड वाला पार्ट था, उसको हम बोलते थे पेंजिया। क्या बोलते थे? पेंजिया। और जो ओशियन वाला पार्ट था जहाँ चारों तरफ पानी था, उसको हम बोलते थे पेंथलासा। ठीक, फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये लैंड वाला पार्ट ये दो पार्ट में टूट गया। एक पार्ट चला गया नॉर्थ की तरफ, दूसरा पार्ट चला गया साउथ की तरफ। तो पहला वाला जो पार्ट था नॉर्थ वाला, उसको हम बोलते थे लॉरेशिया। सेकंड वाले पार्ट को हम बोलते थे गोंडवाना। समझ में आया कहाँ से आया ये गोंडवाना? अब आप चीज़ें कनेक्ट करेंगे। तो पहला पार्ट था लॉरेशिया, दूसरा पार्ट था गोंडवाना। ठीक, फिर ये और टूटा, और टुकड़ों में टूटा, जिससे हमारे बन गए कॉन्टिनेंट्स। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यहाँ पे आ गया यूरोप, एशिया, इस तरीके से टूटे। और ये भी मैं काफ़ी साल पहले की बात कर रही हूँ, जुरैसिक एज की। आपको ये एज वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। पहले ये देखो, ये मोस्टली जुड़ा हुआ था, अब तो बहुत यूरोप टूटा टूटा सा है, बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ठीक है, तब हमारा इंडिया यहाँ नहीं था जहाँ आप देखने के लिए मिलता है एशिया में, तब हमारा इंडिया था यहाँ, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। कौन सी लैंड का? ये वाली लैंड, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ठीक, फिर धीरे 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 हमारा इंडिया नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होने लगा। जब धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होने लगा, यहाँ था एशिया, और ये एशिया से जाके मिल गया। ठीक, अब आप सोचो, एक चीज़ तो आपने एकदम स्टेबल रखी हुई है, ज्यों की त्यों अपनी जगह पर है। दूसरी तरफ से कोई चीज़ आ रही है, ठीक है, वो इसमें आके भिड़ जाए, टकरा जाए, तो क्या होगा? ऐसा तो नहीं चिपक जाएगी इससे, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। अगर मैं कहूँ एक खंबा है और यहाँ सामने से बहुत तेज़ स्पीड में एक कार आ रही है और वो आके इससे भिड़ जाए, ठुक जाए, तो क्या होगा? आपने देखा होगा कार एकदम आगे से उठ जाती है, ऐसे उठ जाती है कार। सेम यहाँ इंडिया के साथ भी यही हुआ। पहले गोंडवाना का पार्ट था, फिर धीरे धीरे एशिया की तरफ शिफ्ट हुआ। जब एशिया से ये टकराया तो इस तरीके से हमारे फोल्ड माउंटेन्स बने, फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, अच्छा, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं दूं, आप एक पेपर लेना, पेपर को एक तरफ से पकड़ लेना और दूसरी तरफ से इसको ऐसे मूव कराना इधर की तरफ। ठीक है, तो तब आप देखना कि आपको पेपर की शेप क्या बन रही है, कुछ ऐसे बनेगी, या फिर ऐसे बनेगी, या फिर ऐसे बन जाएगी। ठीक, वही हमारे हिमालयाज़ के साथ हुआ, तभी हमारे हिमालयाज़ फॉर्म हो गए। देखो, ये गोंडवाना का पार्ट था इंडिया, ऐसे मूव करा इधर की तरफ, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन का मतलब क्या होता है? यूरोप प्लस एशिया, तो यूरेशियन प्लेट। ये यूरेशियन प्लेट पूरी एक प्लेट है, हमने कॉन्टिनेंट्स अलग अलग कर रखे हैं बट प्लेट पूरी एक है। ठीक है, यूरेशियन प्लेट, इससे जा कर के जब टकराया तब हमारे हिमालयाज़ फॉर्म हो गए। ये स्टोरी है हिमालयाज़ की। और दूसरी चीज़, अभी भी हमारे जो ये इंडियन प्लेट है, इंडिया है, ये अभी भी एशिया की तरफ धीरे 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 मूव कर रहा है। दैट मीन्स अभी भी हमारे हिमालयाज़ ग्रो कर रहे हैं, हमारे हिमालयाज़ की हाइट कंटिन्यूसली अभी भी बढ़ रही है। लेकिन वो इतना स्लो प्रोसेस है ना, इतना स्लो प्रोसेस है कि आपका जो एक बाल होता है ना, हेयर, एक हेयर जितनी दिनों में ग्रो करता है उससे भी कम, उससे भी धीरे हमारे हिमालयाज़ ग्रो कर रहे हैं। ठीक, ये बात समझ में आई? ये लिखा, इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे। आज भी इंडिया एशिया की तरफ पुश कर रहा है, धक्का लगा रहा है, बहुत धीरे, 5 सेंटीमीटर ईच ईयर। समझ रहे हो कितना धीरे है ये? 5 सेंटीमीटर पूरे साल में। मच स्लोअर देन द रेट एट विच योर हेयर ग्रोज। दिस मीन्स दैट हिमालयाज आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर। हमारे हिमालयाज की हाइट अभी भी बढ़ रही है। ठीक है, धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी। कितनी? 5 mm हर साल, 5 mm। अब सोचो 5 mm कितना छोटा होता है। ठीक है, और ये देखो, ये जो मैंने हिस्ट्री बताई थी आपको, अ लॉन्ग टाइम अगो इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ मच बिगर लैंड मास कॉल्ड गोंडवाना।
अब मैंने आपको बताया है गोंडवाना क्या है, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वेयर इट्स नेबर वॉज अफ्रीका, तब हमारा पड़ोसी कौन था? अफ्रीका। ये डायग्राम में देखो, ये रहा अफ्रीका, इधर साइड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ है इंडिया। ठीक है। एट सम टाइम इट ब्रोक अवे एंड स्लोली स्टार्टेड मूविंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगा। अबाउट 50 मिलियन ईयर्स एगो इट रीचेज द लैंड मास ऑफ यूरेशिया एंड कोलाइडेड विद इट, टकरा गया। एज इंडिया पुशेज अगेंस्ट यूरेशिया द लैंड बिटवीन देम क्रम्बल्ड एंड रोज अप, अब वहाँ की जो लैंड थी वो क्या हुई? टूटी, और क्या हुई? मुड़ गई और ऊंचाई की तरफ, मतलब हाइट की तरफ बढ़ने लगी। जैसे कि अ कारपेट रिंकल्स व्हेन यू पुश इट, अगर कभी आपकी कारपेट में एक ठोकर लगी हो तो आप देखा होगा कि वो उठ जाता है ऊपर की तरफ। इसी तरीके से हमारे हिमालय माउंटेन्स भी फॉर्म्ड हुए हैं। ये देखो, ये दिख रहा है, ये लाइनिंग्स, ये फोल्डेड लेयर्स हैं हिमालयाज़ की। अब मैं यहाँ पे एक तरफ तो बिल्कुल कुछ ना करूँ, इसे पकड़ के रखूँ और यहाँ से आके मैं लगा दूँ टक्कर इसमें, तो ऐसा ही तो कुछ बनेगा। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिमालय। देखो, हिमालय वर्ड का ना मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ, आपकी बुक में लिखा हुआ है। हिमा मतलब होता है स्नो, आल्य मतलब होता है अबोर्ड, मतलब अबोर्ड ऑफ स्नो। अबोर्ड ऑफ स्नो मतलब, देखो अबोर्ड का मतलब होता है धाम, ठीक है। स्नो मतलब सबको पता है बर्फ से ढका हुआ, तो हिमालय क्या है? बर्फ से ढका हुआ एक घर है, एक धाम है। जब कोई चीज़ धार्मिक होती है, धार्मिक घर हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं धाम, धार्मिक से धाम, ठीक है। तो क्या है? एक बर्फ से ढका हुआ घर है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब हिमालयाज़ हमारे तीन रेंज है हमारे हिमालयाज़ की, 3 रेंजेस में ये डिवाइडेड है। सबसे पहला है, इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको द ग्रेटर हिमालयाज़, मतलब हिमाद्री, लोअर हिमालयाज़ हिमाचल, आउटर हिमालयाज़ शिवालिक। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक मैप दिखाऊंगी, ये आपकी बुक में नहीं दिया है, ये मैंने एडिशनली इसमें डाला है। देखो, ये वाला दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये है हमारा ग्रेट हिमालयाज़। तो देख रहे हो कितनी कंट्रीज़ आ रही हैं इसमें? इंडिया आ रही है, यहाँ पाकिस्तान वाला है नहीं, नेपाल, भूटान और थोड़ा सा ये पार्ट चाइना का, ठीक है, चाइना भी आ जाएगा इसमें, और यहाँ पाकिस्तान भी आता ही है। तो ग्रेट हिमालयाज़ यहाँ से चलते हैं और यहाँ तक। मिडिल हिमालयाज़ को ही बोला जाता है लेसर हिमालयाज़, तो ये है हमारा मिडिल हिमालयाज़ वाला पार्ट। सबसे नीचे आते हैं शिवालिक रेंज, ये देख रहे हो यहाँ तक शिवालिक रेंज, फिर ऊपर मिडिल हिमालयाज़ से सबसे ऊपर ग्रेट हिमालयाज़। ऑलराइट, एक बार देख लेते हैं क्या चीज़ क्या है। ग्रेट हिमालयाज़ सबसे ऊंचे हैं, सबसे ऊंचे, और यहाँ पर आपको पहाड़ कौन कौन से मिलेंगे? यहाँ पे आपको माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये वाले माउंटेन्स आपको मिल जाएंगे, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। ऑलराइट, और ये हमेशा बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं, हमेशा पूरे साल 12 महीने इनके ऊपर बर्फ़ चढ़ी रहती है। तो यहाँ पर ना लाइफ, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। अब आप सोचो, आप एक ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ हमेशा बर्फ़ चढ़ी हुई है, तो आप कैसे रह पाओगे? बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर आपको ह्यूमन सेटलमेंट्स बहुत कम, ना के बराबर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके हिमाचल। हिमाचल होते हैं लोअर हिमालयाज़, ये ग्रेटर हिमालयाज़ के नीचे वाला पोर्शन है, मैंने अभी आपको मैप में दिखाया। इससे ग्रेटर हिमालयाज़ से ये थोड़े मॉडरेट क्लाइमेट होता है, मतलब जितनी ठंड आप, मॉडरेट मतलब बीच का क्लाइमेट होता है। जितनी ठंड आपको ग्रेटर हिमालयाज़ पे मिलेगी, उतनी ठंड आपको लोअर हिमालयाज़ पे नहीं मिलेगी। जब यहाँ ठंड कम होगी तो यहाँ पर लोग भी रहेंगे, और जब लोग रहेंगे ऑब्वियसली बात है तो सेटलमेंट्स भी होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। मतलब बहुत अच्छे प्लांट्स मिलेंगे, एनिमल्स भी दिख जाएंगे अलग तरीके के, ठीक है। सबसे अच्छी
यहाँ की कुछ एग्जांपल्स देख लो। सबसे पॉपुलर हिल स्टेशंस हैं, आप मोस्टली घूमने भी गए होंगे यहाँ पर। नैनीताल उत्तराखंड में है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, शिमला हिमाचल प्रदेश में है, मसूरी उत्तराखंड में है। ये सब लोअर हिमालयाज़ का पार्ट है, इसीलिए ये हिल स्टेशन है, इसलिए यहाँ लोग घूमने जाते हैं, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मॉडरेट। आप यहाँ पर घूमने जा सकते हैं, गर्मियों में जाते हैं लोग, सर्दियों में जाते हैं, बट यहाँ ग्रेटर हिमालयाज़ में बहुत ठंड होती है, पूरे साल बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके शिवालिक रेंज, जिसको हम बोलते हैं आउटर हिमालयाज़। लोअर हिमालयाज़ के कंपैरिजन में शिवालिक हिमालयाज़ में थोड़ी और कम ठंड होती है। ठीक है, ये उससे थोड़ा सा कम ठंडा होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे घने जंगल। घने जंगल आपको शिवालिक हिल्स में ही देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, अगर आपने कभी पढ़ा हो, देखा हो, या कहीं आप घूमने गए हो, ठीक है, ये सब आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। गैंगेटिक प्लेन, इसके बाद से ही जब ये शिवालिक, देखो ये है हमारा ग्रेटर हिमालयाज़, उसके नीचे है लेसर हिमालयाज़, उसके नीचे है ये शिवालिक। शिवालिक के जस्ट नीचे से हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स चालू हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर प्लेन एरिया आ जाएगा। प्लेन ये हम पढ़ेंगे, ये अलग ज्योग्राफिकल डिवाइड हो गया। देखा, हमने माउंटेन पढ़े, फिर प्लेन्स आ गए, तो ये अलग अलग ज्योग्राफी हो गई, दोनों की ज्योग्राफी अलग है। ठीक है, ये हैं हमारे ग्रेटर हिमालयाज़, ये हैं हमारे लोअर हिमालयाज़, ये हैं आउटर हिमालयाज़। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट, अब ये आपको दिया हुआ है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। हिमालय रीजन में, क्योंकि वहाँ बर्फ़ बहुत पड़ती है, ठीक है, तो वहाँ के लोगों का रहने का तरीका और वहाँ के जो मकान देखने को मिलते हैं ना, वो थोड़े से अलग मिलते हैं। उनका कंस्ट्रक्शन तरीका अलग होता है, यहाँ की तरह नहीं है कि बाकी जगह। देखो, हर जगह ना जैसा मौसम होगा, जिस तरीके का क्लाइमेट होगा, वैसे ही आपको घर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो आपको रूफ़ ऐसी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन चेंज होता रहता है। यहाँ के घर जो देखने के लिए मिलते हैं आपको, इनको बोलते हैं काठकुनी, धाजी, देवारी। इस तरीके के घर देखने के लिए आपको मिलते हैं। ठीक, ये किससे बने होते हैं? ये पत्थर और लकड़ियों से बनाए जाते हैं। पत्थर और लकड़ियों का इस्तेमाल करके ये घर बनाए जाते हैं, जिससे कि ये अंदर से गर्म रहें। ठीक, और अगर मान लो छोटा मोटा अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, तो ये उससे भी बचा सकें। अब मान लो हल्का मल्का भूकंप आया, दीवार में चटक आ गई तो, ठीक, वो तब होता है जब मतलब कंक्रीट की दीवार बनी हो और एकदम से भूकंप आ जाए, तो कभी कभी मकान चटक भी जाते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली लोग बनाते हैं स्टोन के और वुड के घर बनाते हैं, जिससे कि वो अंदर से गर्म रहें। भाई उन्हें तो पूरी साल सर्दियाँ झेलनी हैं, 12 के 12 महीने उन्हें ठंड देखनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग तो अपना घर बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया। इस डायग्राम पे हम वापस आएंगे। देखो, जब मैं पढ़ाऊँगी, यहाँ पर आ गया आपका ग्रेट हिमालयाज़, मिडिल हिमालयाज़, शिवालिक, और यहाँ आएंगे आपके प्लेन्स। ऑलराइट, मैं आपको मैप साथ के साथ इसलिए दिखा रही हूँ जिससे कि अगर आपके स्कूल में मैप का क्वेश्चन आए तो आप वो मैप का क्वेश्चन कर लें। दूसरी चीज़, आप ये वर्ड रट के ना काम कर चलाएं कि हाँ वर्ड रट लिया कि क्या होता है और बस हो गया काम। आपको ये भी पता रहे जब कोई वर्ड आपके दिमाग में आए तो आपको साथ के साथ उसका मैप भी दिमाग में आना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश में। मैंने आपको बताया था कि वाइल्ड लाइफ होती है, बहुत अलग अलग वाइल्ड लाइफ होती है, बायोडाइवर्सिटीज़ होती हैं। तो ये नेशनल पार्क का फ़ोटो है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ये हर जगह का क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अलग अलग एनिमल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ये है आपका हिमालयन मोनाल, हिमालयन मोनाल। ये है लद्दाख की मोनेस्ट्री। और यहाँ से आप ये वाली जो पिक्चर देखने को मिल रही है, ये है बीज रिवर, या फिर हम इसको व्यास भी बोल देते हैं। व्यास रिवर्स हिमालय से निकलती हुई। स्नो लेपर्ड, देखो नाम में ही स्नो लेपर्ड है, आपको कहीं और नहीं मिलेगा।
कि आप सोचने लगें कि प्लेन्स में ये लेपर्ड देखने के लिए मिल जाएगा, नहीं। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन भी अलग होता है और वहाँ की वाइल्ड लाइफ भी अलग होती है। ये वहाँ का मार्केट है। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये रोडोडेंड्रॉन, ये एक अलग तरीके का फूल वाला पौधा होता है जो सिर्फ आपको हिमालयाज़ में देखने के लिए मिलता है और इसके फूलों का शरबत बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हिमालय वाला पार्ट हमने बहुत अच्छे से कवर करा। अब एक और चीज़ देख लो, द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को। अब द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द पार्क इज़ बीइंग प्रिजर्व्ड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज विलेज कम्युनिटीज़ दैट लिव इनसाइड द पार्क। अब गवर्नमेंट को जो लगता है कि कहीं की बायोडाइवर्सिटी या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सटेंट हो रही है, ख़त्म होने की कगार पर है, कोई पौधा, कोई जानवर या कोई अलग तरीके की स्पीशीज़, तो सरकार उसके लिए कुछ कदम उठाती है, उसको प्रिजर्व करती है, यानी कि उसको बचाती है। ठीक है, उसको बचाती है और उसमें वो एक नई नई स्कीम्स निकाल के लेके आते हैं, उसको पार्क बनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं और विलेज कम्युनिटीज़ की भी हेल्प लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब आपको कोई चीज़ प्रिजर्व करनी है तो जो वहाँ के लोकल पीपल्स हैं उनका तो सपोर्ट चाहिए ही ना, नहीं तो कैसे हो पाएगा। ठीक, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन की है ये, यूनेस्को, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। इनकी आती है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अगर ये किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज बता दें तो डेट मीन्स वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। उसको बचाना मतलब उसका ये नहीं है कि आपने वर्ल्ड हेरिटेज बता दिया कि आप वहाँ से चीज़ें ख़त्म करने के पे तुले हुए हैं। वहाँ की जो चीज़ें होती हैं, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट्स हो, हमें उनको बचाना पड़ता है। ठीक है, बस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसने है, किसके थ्रू है, यूनेस्को। यूनेस्को एक यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं कोल्ड डेजर्ट पर। अब कोल्ड डेजर्ट क्या होता है, आपने जब कभी आपसे कहा जाए डेजर्ट तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, भाई हॉट डेजर्ट, गर्म रेगिस्तान। लेकिन रेगिस्तान सिर्फ गर्म नहीं होते, ठंडे भी होते हैं, कोल्ड डेजर्ट। और इंडिया के पास हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट दोनों हैं। तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी अगेन। ठीक, कोल्ड डेजर्ट कौन सा है हमारा, लद्दाख, सबसे पॉपुलर। लद्दाख को हम कोल्ड डेजर्ट ही बोलते हैं। यहाँ का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। समझ रहे हो, -30 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री पे तो बर्फ़ जम जाती है। समझे। यहाँ के जो आपको पहाड़ देखने के लिए मिलेंगे ना, वो देखो ऐसे वाइट वाइट मिलेंगे, बिल्कुल कुछ होता ही नहीं है यहाँ, एकदम वाइट कलर के पहाड़ देखने के लिए मिल जाएंगे। और इस पहाड़ में, क्योंकि ये बहुत गहरे गहरे पहाड़ होते हैं, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी वैलीज़। अब वैलीज़ क्या होता है, मान लो ये 2 माउंटेन्स हैं, इसके बीच में ये जो खाली सी जगह दिख रही है ना, ये इसको हम बोलते हैं वैली। 2 पहाड़ के बीच की जगह वैली। रॉकी माउंटेन, चट्टान देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक, और सबसे फेमस लेक सांगपो नहीं, पेंगोंग सो, ये एक लेक का नाम है। ये आपको कोल्ड डेजर्ट में देखने के लिए मिलेगी। सो का मतलब होता है, ये TSO, इसको सो बोलते हैं, तसो नहीं बोलते, इसको सो बोलते हैं। सो का मतलब होता है लेक। ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी, कोल्ड डेजर्ट में। यहाँ का जो पहाड़ होते हैं किसकी तरह दिखते हैं, मून की तरह, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं मून लैंड। क्या बोलते हैं, मून लैंड। यहाँ अब जिस तरीके, मैंने आपको पहले ही बताया था, जिस तरीके का क्लाइमेट होता है उसी तरीके से लोग रहते हैं, उसी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग लोग अपने आप को ढालते हैं। यहाँ के माउंटेन्स कैसे हैं, फोल्डेड। मैंने आपको बताया फोल्ड माउंटेन्स कौन से होते हैं, जब मैंने आपको बताया था हिमालयन, अभी इसी वीडियो में पढ़ाया कि आप एक चीज़ इस तरीके से होल्ड कर लो और दूसरी तरफ से पुश करो, तो जब जो माउंटेन्स बनते हैं वो होते हैं आपके फोल्ड माउंटेन्स। ठीक, तो कोल्ड डेजर्ट में आपको माउंटेन किस तरीके के मिलेंगे, फोल्ड माउंटेन्स मिलेंगे। ठीक, ओके, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे हिमालयाज़ किस तरीके से फॉर्म हुए हैं,
जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से आकर टकराई थी, तब हमारे हिमालयाज़ फॉर्म हुए थे। तो एक बार ज़रा ये पिक्चर देखना, ये यहाँ पर बीच में सब ओशियन ही तो है। जब ये ओशियन प्लेट यहाँ से आकर टकराई तो यहाँ सब क्या था? ओशियन। तो ओशियंस में रहने वाले जितने भी आपके एनिमल्स थे, एक्वेटिक एनिमल्स थे, वो सब क्या हो गए? यहाँ एक तरीके से कह लो दब गए। नेक्स्ट, हाँ, तो अभी भी यहाँ पर एक पोर्शन था जो ओशियन का था। तो यहाँ की जो रॉक्स होती है ना, यहाँ की रॉक्स आपको किस तरीके की मिलेंगी? सैंड और क्ले की रॉक्स मिलेंगी। ज़्यादातर किसकी बनी हुई होती हैं? सैंड की और क्ले की। अब जैसे विंड और एयर, जब बहुत तेज़ हवा चलेगी तो उससे क्या होता है, ये माउंटेन्स झड़ने लगते हैं। यहाँ से जो ऊपर का ये लेयर है ना, ये हवा अपने साथ ले जाती है। तो तब यहाँ के माउंटेन्स कुछ इस तरीके के हो जाते हैं, जैसे आपको ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं। सॉइल विंड की वजह से यहाँ का सॉइल इरोजन हो जाता है, ठीक। इसीलिए इनकी शेप इस तरीके की होती है। और इसीलिए ये किससे बने होते हैं माउंटेन? सैंड एंड क्ले। मैंने एक लेक बताई थी, पेंगोंग सो, ये है वो लेक। कैसी लेक है? सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक। और यहाँ पर ये सॉल्टी क्यों है? सॉल्टीनेस किस वजह से है? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे मिनरल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ये सैंड एंड क्ले के बने हुए होते हैं और यहाँ पे माउंटेन्स है, तो इनके मिनरल्स मिलेंगे माउंटेन्स में, वो क्या होते हैं? पानी में इरोड हो जाते हैं, इसलिए ये सॉल्टी है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब आता है यहाँ के डिस्पाइट द हार्श कंडीशन, इतनी कठिन कंडीशंस होने के बाद भी यहाँ पर आपको बहुत अलग तरीके की वाइल्ड लाइफ मिल जाएगी। मैंने बोला था कि वाइल्ड लाइफ हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ, ये सब आपका क्लाइमेट पर, यानी कि और दूसरी चीज़ कह दें, वहाँ की ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने बोला था आपको स्नो लेपर्ड सिर्फ और सिर्फ आपको हिमालयाज़ में ही देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है आइबेक्स, तिब्बतन एंटीलोप। ये सिर्फ यहीं देखने के लिए मिलेंगे, आपको कहीं और नहीं मिलेंगे देखने के लिए। कैसी जगह मिलेंगे? जहाँ बहुत ठंड हो, बहुत ठंडी जगह हो, ठीक। और यहाँ पर कुछ फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं, लद्दाख के कुछ फेस्टिवल्स हैं। फेस्टिवल्स का नाम ये है लोसार और हेमिस फेस्टिवल, ठीक है। अब आ जाते हैं हम गैंगेटिक प्लेन्स। गैंगेटिक प्लेन्स क्या होता है? ज्योग्राफिकली एरिया कौन सा होता है? ये है हमारा प्लेन वाला एरिया, ये यहाँ तक पूरा गैंगेटिक प्लेन्स है। अब इसको हम गैंगेटिक प्लेन्स क्यों बोलते हैं? सबसे पहली चीज़ नाम से ढूंढो, गंगा। जहाँ जहाँ आपकी गंगा फ्लो करती है, इवन उसके ट्रिब्यूटरीज, वही होते हैं हमारे गैंगेटिक प्लेन्स, ठीक है। देखो, ये उत्तराखंड से निकली हमारी गंगा और ये ऐसे जाते हुए बांग्लादेश। ये हिमालयन रिवर्स हैं सब। ये है इंडस, ये भी हिमालयन रिवर है। ब्रह्मपुत्र हिमालयन रिवर है। गंगा हिमालयन रिवर है, ठीक। अब गंगा के ट्रिब्यूटरीज भी होंगी, जहाँ तक फैली होंगी वही प्लेन्स, गैंगेटिक प्लेन्स। ऑलराइट, अब गैंगेटिक प्लेन्स के फीचर्स क्या होते हैं, क्या खासियत होती है? सबसे पहली चीज़ माउंटेन्स है। माउंटेन से रिवर निकल के आ रही है। अब जब माउंटेन से रिवर निकल के आएगी तो उसकी जो टॉप मोस्ट सॉइल होगी उसका इरोजन होगा, मतलब वो अपने साथ पानी क्या होगा, पानी अपने साथ यहाँ की मिट्टी को बहा कर ले आएगा। वो बहा कर लाकर, अब ये बताओ, एक हाइट से गिर रहा है, जब प्लेन एरिया आ जाएगा यहाँ पर ये जमना शुरू हो जाएगी मिट्टी। ये है माउंटेन्स, ये है प्लेन्स। यहाँ से आपका कोई सिल्ट कह लो, सैंड कह लो, क्ले कह लो, यहाँ रिवर के साथ
बहता हुआ आया और यहाँ प्लेन्स में आकर डिपॉजिट होने लगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो माउंटेन्स के मिनरल्स हैं, ये मिनरल्स भी यहाँ आकर डिपॉजिट होंगे, तो यहाँ की जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी, फर्टाइल, बहुत उपजाऊ हो जाएगी। जब यहाँ की सॉइल फर्टाइल हो जाएगी तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एग्रीकल्चर देखने के लिए मिलेगा। समझ में आई बात। और दूसरी चीज़, जो हमारी गंगा रिवर है, ये किस तरीके से, ये अभी की नहीं है, ये बहुत बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। आप इसका ज़िक्र हिस्ट्री में भी देखेंगे। इसके आजू बाजू बहुत सारी सेटलमेंट्स भी आपको देखने के मिलेंगी। और अगर हम हिस्ट्री में बात करें तो यहाँ पे आपको सिविलाइजेशन, आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत सिविलाइजेशन के बारे में, वो कहाँ देखने के लिए मिली थी, गंगा के किनारे देखने के लिए मिली थी, इंडस के किनारे देखने के लिए मिली थी। आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है, एज वी मूव साउथवर्ड फ्रॉम द हिमालयाज वी रीच द वास्ट एंड फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स, दीज प्लेन हैव एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सब चीज़ वही लिखी हुई है कि किस तरीके से आपके माउंटेन्स हैं, माउंटेन से रिवर्स आती हैं, वो अपने साथ बहुत सारा सिल्ट लेकर आती हैं, मिनरल्स लेकर आती हैं। तो जहाँ प्लेन्स वाले एरिया होते हैं क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाते हैं। जब फर्टाइल हो जाते हैं तो यहाँ क्या होता है, एग्रीकल्चर। और दूसरी चीज़, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब पानी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। और दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन यहीं प्लेन्स वाले रीजन में ही होती है। ठीक है, ज्योग्राफिकली मैप पे मैंने आपको दिखा दिया गैंगेटिक प्लेन्स कहाँ तक हैं। ये देखो, ये एग्रीकल्चर, अलग अलग एग्रीकल्चर, रिवर, यमुना, सब दिखेगा। ये ऑलरेडी बुक में आपको दिया हुआ है। अब प्लेन है, प्लेन एरिया है, रिवर्स प्लेन में फ्लो कर रही हैं, तो आपको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल जाएगा, रिवर ट्रांसपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। रिवर में ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा देखने के लिए। रेलवे ट्रैक सबसे ज़्यादा दिखेंगे। प्लेन एरिया में सबसे आसान होता है रेलवे ट्रैक्स बनाना, तो यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अच्छा सा दिखेगा। ठीक, और एंशंट में भी अगर हम हिस्ट्री में बात करें तो पहले पास्ट में रिवर्स बहुत अच्छा सोर्स होते थे ट्रांसपोर्ट का। ये आप 6th क्लास में थोड़ा बहुत आपने इसके बारे में ज़रूर पढ़ रखा होगा। ठीक है, ये गैंगेटिक प्लेन्स की सैटेलाइट इमेज है ये। ठीक है, अब नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको, अब जब मैंने आपको माउंटेन्स पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था वहाँ की वाइल्ड लाइफ अलग थी। अब हम प्लेन्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ की वाइल्ड लाइफ अलग मिलेगी। नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको मिलेगा ग्रे कलर का लंगूर। ठीक, कहाँ, ये कौन से नेशनल पार्क का है, बंधवगढ़ नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। मैजेस्टिक टाइगर, अब एक चीज़ यहाँ से देखो, मैजेस्टिक टाइगर धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे थे, एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो रहे थे, ख़त्म होने की कगार पर थे। तब इंडिया लेकर आई प्रोजेक्ट टाइगर और इंडिया ने फिर से इनकी पॉपुलेशन को बढ़ा दिया, क्योंकि वाइल्ड लाइफ बहुत ज़रूरी है ना हमारे एनवायरनमेंट के लिए। अब मैंने आपको पहले सबसे ऊपर जब हम वीडियो शुरू करी थी तब मैंने आपको एक बताया था, यूनेस्को, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कुछ ऐसा पढ़ाया था कि गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स लेकर आती है और नए नए अलग अलग पॉलिसीज़ लेकर आती है वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, अलग अलग वो एनिमल्स या प्लांट जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनको बचाने के लिए। तो उसमें से एक है आपका प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, उसका एग्जाम्पल यहाँ से मिल जाएगा आपको, प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट आते हैं ये इंडियन घड़ियाल। अब देखो, एक होता है क्रोकोडाइल, एक होता है घड़ियाल। ये जो घड़ियाल होता है क्रोकोडाइल से बहुत अलग होता है। घड़ियाल देखो, इस फोटो में आपको दिखेगा, इसकी जो पीक होती है, चोंच, वो थोड़ी पैनी सी, लंबी सी, पेंसिल टाइप सीधी होती है। मोस्टली क्रोकोडाइल इस तरीके का माउथ होता है उनका, लेकिन इंडियन घड़ियाल इस तरीके का होता है।
ठीक है, माउथ डिफ़र करता है। और इनकी लंबाई 2.5 से 4.5 मीटर लॉन्ग होती है। ये भी एक्सटेंट हो रहे थे, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट प्रोग्राम लेकर आई, एक पॉलिसी लेकर आई, जिससे कि जिसमें ये कहा गया कि ना तो घड़ियाल को कोई नुकसान पहुंचाएगा, ना ही कोई इनका शिकार करेगा और ना ही इनको कोई मारेगा, ठीक, जिससे कि हम इनको बचा सकें। अब आपको ये पिकॉक देखने, अब ये बताओ, क्या आपको पिकॉक हिमालय में देखने को मिलेगा? कमेंट में बताना मुझे ये बात, ठीक है। इंडियन पिकॉक नेशनल बर्ड है। यह है पिकॉक, यह है पिहन। मोर, मोरनी, कहाँ? नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक। तो सब, अब इस वीडियो से क्या समझ में आया? ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से क्या चेंज होता है? क्लाइमेट, क्लाइमेट से क्या चेंज होता है आपका? वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ भी क्लाइमेट पर और ज्योग्राफी पर डिपेंड करती है। ह्यूमन सेटलमेंट, लोग जो रहते हैं वो, और दूसरी चीज़ लोगों के रहने का तरीका, वे ऑफ लिविंग। जैसे जैसे ज्योग्राफी अलग होती जाती है वैसे वैसे आपका वाइल्ड, ये सब चीज़ें अलग होती चली जाती हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैं यहीं तक पढ़ाऊँगी, आगे हम कवर करेंगे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और अगर मैं अब इसको पढ़ाने बैठ गई तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप देखते देखते भी बोर होने लगोगे, ठीक है। तो इसको मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और ज़्यादा अच्छा लगा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी पढ़ सकें, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।